के साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर है और अमेरिका में होने वाली है वो महामुलाकात जिससे मिलेगी आतंक को मात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अमेरिका में होगी कल ये महामुलाकात। लेकिन उससे पहले एजेंडा तैयार है। भारत और अमेरिका मिलकर किस तरह आतंकवाद को मात देने की तैयारी में है। लेकिन इस एजेंडे पर और बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आज महाभारत में बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि कैसे अमेरिका को आज भारत की बड़ी जरूरत है। मोदी बाइडेन की महामुलाकात। ओबामा ट्रंप के बाद बाइडेन से केमिस्ट्री। महामुलाकात से आतंक को मात। भारत की अग्नि में जलेगा आतंकवाद। सुपर यार करेंगे विस्तारवाद पर प्रहार। तो अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात से पहले जो तमाम तस्वीरें जहन में आ रही हैं वो उन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले अमेरिका में बतौर प्रधानमंत्री मुलाकात की है। और इसीलिए मैं शुरुआत करूंगी सबसे पहले उन तस्वीरों से जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की थी। ये तस्वीरों को याद कर लीजिए क्योंकि जो केमिस्ट्री हमने बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच देखी उन तस्वीरों को आपको याद दिलाना चाहती हूं। और इसी के साथ उसमें इनमें ये वो तस्वीरें भी शामिल है जब बराक ओबामा भारत आए थे और वो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गले मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराक ओबामा के। माय डियर फ्रेंड ओबामा कहा था। वो ओबामा के साथ जिस तरह की गर्मजोशी थी और क्योंकि ओबामा नरेंद्र मोदी से उम्र में छोटे भी थे तो एक माय डियर फ्रेंड ओबामा कहकर और गर्मजोशी से मुलाकात की थी। वो तस्वीरें भारत में भी लोगों को याद है और अमेरिका में भी लोगों को याद है। ओबामा के साथ जो केमिस्ट्री थी उससे 2 कदम आगे केमिस्ट्री देखने को मिली थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें भले कौन भूल सकता है। हाउडी मोदी, जब अमेरिका में एक ग्रैंड शो हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ किस तरह से एक बड़े हुजूम के बीच पहुंचे थे और वहां पर भारत की भी तस्वीरें मैं आपको साथ साथ में दिखाऊंगी। लेकिन ये हाउडी मोदी की तस्वीरें जब खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम और डोनाल्ड ट्रंप हाथ पकड़कर, देखिए किस तरह हाथ पकड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ रहे थे और वो जो गर्मजोशी उन दोनों के बीच की थी और जिस तरह से भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति एक दूसरे को दोस्त कहकर लगातार संबोधित कर रहे थे, वो गर्मजोशी भी हिंदुस्तान ने भी देखी और अमेरिका ने भी देखी। और इसीलिए अब ये सवाल भी उठता है कि जिस तरह की गर्मजोशी डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा में हमने देखी प्रधानमंत्री के साथ, क्या वो एक बार फिर जो बाइडेन के साथ देखने को मिलेगी? क्योंकि जो बाइडेन से अब मुलाकात होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से पहले मिल चुके हैं लेकिन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये दोनों के बीच की पहली मुलाकात होगी। मैं आपको साथ साथ वो दौरे भी दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 से गए, 2014 में जब बतौर प्रधानमंत्री पहला दौरा उनका रहा तब किस तरह से सितंबर 2014 में बराक ओबामा से मुलाकात की थी और मैडिसन स्क्वायर गार्डन का वो ऐतिहासिक संबोधन भी था जिसमें तकरीबन 20,000 से ज्यादा भारतीय थे। उसके बाद दूसरा दौरा सितंबर 2015 में हुआ था जब फेसबुक, ट्विटर, गूगल के दफ्तर गए थे। मार्क जुकरबर्ग से उन्होंने मुलाकात की थी। यानी 7 सालों में अब ये 7वां दौरा होना है। तीसरा दौरा मार्च-अप्रैल 2016 में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की थी। बराक ओबामा ने उसका आयोजन किया था। चौथा दौरा जून 2016 में था जब अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी का भाषण हुआ था और अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को उन्होंने संबोधित किया था और किस तरह से तालियों से गूंजा था वो भी आपको याद दिलाऊं वो संयुक्त सत्र। उसके बाद 5वां दौरा जून 2017 डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात, अमेरिकी कंपनियों के सीईओज के साथ कॉन्फ्रेंस और छठा दौरा था वो जिसमें सितंबर 2019 में हाउडी मोदी हुआ था जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और उस कार्यक्रम को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने। अब 7वां दौरा होगा जब जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस मुलाकात पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। सबसे बड़ी मुलाकात जो महामुलाकात हम कह रहे हैं,
बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, बड़ी खबर यह कि बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कल होगी। उससे पहले आज कई अहम बैठकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, लेकिन जो बाइडेन से कल होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायलैटरल मुलाकात, यानी कि द्विपक्षीय वार्ता। और इसी के साथ साथ बड़ी खबर आपको यह बता रही हूं कि आज कमला हैरिस से भी वो मुलाकात करेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति से आज मुलाकात करेंगे, और कल जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। अब मैं आपको बताती हूं कि जब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे, यानी कि उन दोनों के बीच की मुलाकात होगी, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो दोनों के बीच है और जिसका संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे चुके हैं और व्हाइट हाउस भी दे चुका है, वो किस तरह से अफगानिस्तान का मुद्दा होगा। मैं अफगान संकट पर इस महामुलाकात के एजेंडे को आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि भारत के साथ मिलकर अमेरिका अब अफगानिस्तान और तालिबान पर एजेंडा बनाना चाह रहा है। किस तरह से रणनीति बनाएगा यूएस, क्योंकि वॉर ऑन टेरर में भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। पहले पाकिस्तान एक तरह का साथी रहा उस वॉर ऑन टेरर में। पाकिस्तान की जो अब इस समय अति उत्साह वाली भूमिका है, खासकर तालिबान को लेकर, उसको समर्थन दिलाने को लेकर, उससे संवाद करने को लेकर, यह चिंताजनक है। और पाकिस्तान की इस मनमानी को रोकने पर दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच चर्चा हो सकती है। चीन और पाकिस्तान नए समीकरण बना रहे हैं। चीन तुर्की की बढ़ती रुचि पर इसमें रणनीति बन सकती है, क्योंकि तुर्की भी तालिबान में किस तरह से अपनी रुचि बढ़ाए हुए है, और चीन भी भारत किस तरह से आतंक की इस लड़ाई की अगुवाई कर सकता है, क्योंकि जो भूमिका एक समय अमेरिका मानता था कि पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी वो भूमिका निभाई नहीं। अब उस भूमिका में अमेरिका के लिए सिर्फ एक साथी है और वो है भारत, क्योंकि पाकिस्तान का जो चोला है वो कब का हट चुका है कि वॉर ऑन टेरर में वो सिर्फ नाम का साथी रहा है, और अग्नि के आने से भारत की भूमिका और अहम हो जाती है। तालिबान पर अंकुश के लिए एक साझा प्लान ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। तालिबान में मचे घमासान पर एक भावी योजना बनाई जा सकती है। अफगानिस्तान से बढ़ते खतरे से निपटने का ये प्लान इन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच जो मुलाकात होगी उसमें बन सकता है। और इसी में मैं बार बार कहती हूं कि जो षड्यंत्र पाकिस्तान की तरफ से रचे जा रहे हैं उन पर खास रणनीति बन सकती है। भारत अपने हितों का और अमेरिका अपने हितों का और अपनी सुरक्षा के नजरिए से इस मीटिंग में बात को आगे रखेगा। और सीधे अमेरिका से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, वहां पर तो आज एक बहुत अहम दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि उनके लिए कई अहम बैठकें हैं। कल बिग डे होगा जब जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। किस तरह की चर्चाएं वहां इसे लेकर? देखिए सुचरिता, आपने बिल्कुल ठीक कहा, महत्वपूर्ण दिन है। पर जो तीनों दिन है प्रधानमंत्री के अमेरिका में, 2 दिन आज और कल वॉशिंगटन डीसी में, जहां से मैं आपके लिए ये सारी तस्वीरें ला रहा हूं और खबर ला रहा हूं, और तीसरा दिन जो न्यूयॉर्क में होगा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी जनरल असेंबली के एड्रेस का। प्रधानमंत्री आज और कल और परसों तीनों दिन मिला के भारत के आर्थिक परिस्थिति, सामरिक जो रिश्ते हैं उनके बारे में, और ओवरऑल जो इस समय परिस्थिति है दुनिया की उसके बारे में महत्वपूर्ण नेताओं से, देश के, विदेश के और कॉरपोरेट जगत के, उनसे चर्चा करेंगे। आज के दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री की अमेरिका के कॉरपोरेट जगत के साथ संवाद से हो रही है, जिसमें अडोबी, क्वालकॉम, फर्स्ट सोलर, ग्लोबल एटम्स ऐसी कंपनियां हैं। एक कंपनी जो है वो सिर्फ ड्रोन में स्पेशलाइज करती है, रिसर्च और उनके मैन्युफैक्चरिंग में। प्रधानमंत्री की मंशा ये होगी कि पिछले 2 साल में जो आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं सरकार की, प्रोत्साहन देने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको और बाकी सब, वो यहाँ के कॉरपोरेट जगत को बताई जाए, जिससे कि भारत और अमेरिका के बीच में जो आर्थिक रिश्ते हैं उनको थोड़ा और मजबूती मिले, भारत में निवेश हो और नौकरियाँ आएँ। तो आज का दिन का पहला हिस्सा उस तरह से महत्वपूर्ण है। दूसरा हिस्सा जो है दिन का, उसमें प्रधानमंत्री जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की महिला हैं, उनके साथ अपना पहला संवाद करेंगे ईज़नआवर हाउस में। उसके बाद
जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, उनके साथ उनके द्विपक्षीय वार्ताएं हैं। तो इस तरह का महत्वपूर्ण कूटनीति के हिसाब से, आर्थिक नीति के हिसाब से दिन है प्रधानमंत्री का। कल जैसा आपने कहा बहुत बड़ा दिन है ऑब्वियसली, क्योंकि राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के साथ अमेरिका के उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है। पहली बार दोनों नेता आमने सामने मिलेंगे 6-7 बार पहले। एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दूं, उसके बाद सीधे अमेरिका से अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम बड़ी बैठकें हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर जो अभिषेक भी आपको बता रहे थे कि किस तरह से तकरीबन 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है टॉप सीईओ से। किस तरह से इन टॉप सीईओ से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस अहम बैठक के बाद कई अहम सौदों को लेकर खबरें आ सकती हैं, यह भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है 5 टॉप सीईओ से, जैसा अभिषेक कपूर आपको बता रहे थे। उसके बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात होगी, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण मुलाकात है ये टॉप सीईओ से मुलाकात है, क्योंकि भारत के लिए किस तरह की सुरक्षा के नजर से किस तरह की अहम परचेसेस भारत कर सकता है उसको लेकर नजर है। और उसी पर मैं एक जानकारी आपको दूं, ये भारत का दौरा इतना खास क्यों है सुरक्षा के नजर से। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ से मुलाकात प्रधानमंत्री करने वाले हैं। जनरल एटॉमिक्स बनाती है हमलावर ड्रोन, प्रेडेटर ड्रोन्स। भारतीय नौसेना के पास 2 MQ-9 ड्रोन्स अभी हैं। अमेरिका ने जो ISIS आतंकियों पर हमला किया था, वो हमला नांगरहार में इसी प्रेडेटर ड्रोन से किया गया था। भारत की 30 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने की योजना है। 50,000 फीट पर तकरीबन 27 घंटे तक ये प्रेडेटर ड्रोन्स काम कर सकते हैं, सक्रिय रह सकते हैं, और ये अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर उस पर मिसाइल हमला कर सकते हैं, उसमें सक्षम है। बाइडेन सरकार ने इस डील को हरी झंडी दे दी है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, सीमा पर दुश्मनों की निगरानी में इससे आसानी होगी। तो ये प्रेडेटर ड्रोन्स एक बड़ी परचेज की खबर हो सकती है। वहीं तकनीक के नजर से बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, क्वालकॉम के क्रिस्टियानो ई एमोन से भी मुलाकात होगी, उनके सीईओ से। और क्वालकॉम कंपनी जो 3G और 4G में वर्ल्ड लीडर है, अब 3G 4G आपके फोन्स में 4G सेवा का आप इस्तेमाल करते हैं, क्वालकॉम उससे ऊपर एक स्तर आगे यानी 5G के क्षेत्र में काम कर रही है। अब क्वालकॉम वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई सर्विसेज देती है। जो फोन आपका 4G में चल रहा है, अब सोचिए अगर उसमें 5G का इस्तेमाल होगा, तो 5G के लिहाज से यह बैठक अहम है, क्योंकि भारत में 5G के लिए प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा प्रयास है। 5G वायरलेस तकनीक और डेटा स्पीड कई गुना बढ़ा देगा। भारत में यह बड़ा निवेश कर सकती है क्वालकॉम, तो इनसे मुलाकात हो रही है। और मैं आपको यह समझा रही हूं कि ये बैठकें क्यों जरूरी हैं, क्योंकि भारत के लिए ये एक तरह से सौदे भी, परचेजेस भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कर सकते हैं। और मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ मेजर जनरल GD बख्शी सर हैं, मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूं प्रोफेसर कुमार, मैं आपसे पूछूंगी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए ये जो दौरा है, ये व्यवसाय के लिहाज से, ये ट्रेड के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो बाइडेन से पहली बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात होने वाली है, उस बैठक को आप कैसे देख रहे हैं? पहले की केमिस्ट्रीज की हमने बात की है। देखिए सुचारिता जी, मैं एक बात आपको बताऊं कि जब 2 राष्ट्र अध्यक्ष मिलते हैं तो दोनों के सामने सर्वोपरि जो है वो उनके राष्ट्र के हित होते हैं। चाहे उनमें कितनी भी दोस्ती हो, कितने भी संबंध हो, लेकिन सारी वार्तालाप और ये सब जो है उनकी दोस्ती एक माहौल बनाने में जरूर मदद करती है कि एक दोस्ती के माहौल में बात हो रही है, लेकिन सर्वोपरि दोनों देशों के लिए उनका राष्ट्रीय हित होता है। और इस समय जो स्थिति है, मैंने आपकी चैनल पे पहले भी ये बात कही थी कि ट्रंप चले जाएं तो लोगों ने शंकाएं की थी कि बाइडेन आ गए तो भारत से क्या संबंध होंगे। बाइडेन साहब ने कुछ दिन तक अपने अफसरों को और अपने जो उनके डिफेंस एनालिसिस थे उनके बातों पे ध्यान ना देकर के जो अफगानिस्तान में अपने पॉलिटिकल डिसीजन दिए, आज उनके सामने जो उसके नतीजे आए हैं, उन नतीजों को देखते हुए उनके लिए
भारत से बात करना, भारत का समर्थन लेना, भारत के साथ खड़ा होना उसी तरीके से बहुत जरूरी है जो कि ट्रंप के काल में हुआ था। जी प्रोफेसर कुमार, मैं आपको एक मिनट रोक रही हूं क्योंकि वहां पर अमेरिका से सीधे अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बहुत सी क्योंकि आज एक व्यस्त दिन है और उनकी भी व्यस्तता उस वजह से बढ़ जाती है। मैं अभिषेक आपसे जरूर पूछूंगी, जिस तरह की स्पेक्युलेशंस जो बाइडेन के साथ लेकर एक व्यक्तिगत मुलाकात की प्रधानमंत्री के लिए चल रही है, क्योंकि हमने केमिस्ट्री देखी है ट्रंप के साथ, और क्या वही बॉनहोमी, वही केमिस्ट्री हमें जो बाइडेन के साथ नजर आ सकती है? भारतीय जो दर्शक है वही जानना चाहेंगे आपसे। देखिए सुचरिता, एक तो मेरी व्यस्तता सारी वही है जो मैं आपको और दर्शकों तक खबर ला सकूं। थोड़ी सी मौसम ने यहाँ इस समय एक परिस्थिति पैदा की है, बरसात हो रही है, तो बाहर निकल के जो हम दृश्य दिखा सकते थे दर्शकों को वो नहीं दिखा पाएंगे। पर जो आपका प्रश्न है जोसेफ बाइडेन और प्रधानमंत्री के एक वन ऑन वन इक्वेशन के बारे में, तो उसके बारे में मैं बता सकता हूं और क्लैरिफाई भी किया गया है कि डेमोक्रेट सरकार हो या रिपब्लिकन सरकार हो, पिछले आप 5-6 राष्ट्रपति देख लें क्लिंटन के टाइम से, रिश्ते भारत के और अमेरिका के बहुत मधुर रहे हैं। और आप समझें कि प्रधानमंत्री जब 2016 में अमेरिका आए थे, उस समय जोसेफ बाइडेन जो है उपराष्ट्रपति थे बराक ओबामा के साथ, और जो जॉइंट सेशन कांग्रेस का कैपिटल हिल पे प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया था, उसकी हुक्मरानी जो है वो जोसेफ बाइडेन ने की थी। और उससे पहले जब प्रधानमंत्री आए थे 2014 में, तब जोसेफ बाइडेन ने एज उपराष्ट्रपति उनके लिए एक लंच होस्ट किया था। तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, बहुत पहले से एक दूसरे के साथ संवाद है, इक्वेशन है। और आप समझें, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जब से जोसेफ बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं और चुनाव का रिजल्ट आया, तब से प्रधानमंत्री और जोसेफ बाइडेन का संवाद हुआ है। 7 बार दोनों बात कर चुके हैं, जिसमें से 2 बार वर्चुअल मीटिंग में आमने सामने बैठे हैं, जो क्वाड समिट थी और एक क्लाइमेट चेंज की समिट थी। तो दोनों में जान पहचान है, इक्वेशन है, और ये पहली बार जब आमने सामने बैठेंगे तो मेरे ख्याल से जो ये कवायद लगाई जा रही थी कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने हाउडी मोदी में ट्रंप को इनवाइट किया था और फिर नमस्ते ट्रंप किया था, तो शायद उधर झुकाव हो गया था। ऐसा नहीं है, भले ही रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट हो, भारत का रवैया रहता है कि आप दोनों के साथ संवाद करेंगे, और उसी तरह अमेरिका में भी कोई भी हो वो भारत के साथ संवाद करता है। आप देखिए कि कुछ अड़चने थी प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते में अमेरिका के साथ, पर जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, बराक ओबामा खुद आए और 26 जनवरी में विशेष मेहमान बने, तो वो समस्या मेरे को यहाँ ग्राउंड पर नहीं दिख रही है। और ऐसा हमें अपने जो हमारे जानकार मित्र हैं यहाँ पे उनसे भी जानने को मिल रहा है कि व्हाइट हाउस में, कैपिटल में कोई भी समस्या नहीं है डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ तक भारत सरकार से, मोदी सरकार से संवाद की बात आती है। जी अभिषेक, मैं आपसे एक बार दरख्वास्त कर रही हूं, क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं, अगर आप थोड़ा सा हमें दिखा पाएं कि क्या ये उस वेन्यू के पास है जहां पर ये मुलाकात होनी है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप दिखा भी सके जहां पर आप मौजूद हैं। देखिए सुचरिता, मैं वो अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बरसात बहुत थी, अभी हल्की पड़ी है। मैं अगला आपको जो लाइव दूंगा और दर्शकों के सामने आऊंगा वो बिल्कुल वहीं से आऊंगा जहां प्रधानमंत्री मोदी का संवाद अभी सीईओ से हो रहा है, जहां होटल विलर्ड पे प्रधानमंत्री रुके हुए हैं, और उसके बाद उसके ही बगल में व्हाइट हाउस है, एट अ स्टोन्स थ्रो जिसे कहते हैं, तो वहां से भी तस्वीरें मैं थोड़ी देर में आपके लिए लेके आऊंगा। अभी मैं एक वॉशिंगटन डीसी के उस एरिया में हूँ जो थोड़ा सा दूर है, बरसात के कारण हमारा जाना वहां रुक गया था। सुचरिता जी बिल्कुल, तो जैसा अभिषेक कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद जब ये बैठक होने वाली है टॉप सीईओज के साथ, तो ठीक वहां पर उसी जगह से तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको एक एक डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की भी बता रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त जो बड़ी खबर है वो भी बता दूं, जैसा मैंने आपको कहा कि टॉप सीईओ से मुलाकात होनी है, उसके बाद कमला हैरिस से मुलाकात होनी है, आज ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। जी हाँ, 11 बजे स्कॉट मॉरिसन से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के समय अनुसार 11 बजे स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात होगी, और रात 3 बजे जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है, यानी कि योशिहिदे सुगा से प्रधानमंत्री की यह वार्ता होगी रात को 3 बजे भारत के समय अनुसार। यानी कि आज बैक टू बैक जो उनकी बैठकें हैं,
कमला हैरिस से उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और वहीं जापान के प्रधानमंत्री से भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होनी है। ये लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कल जो क्वाड की बैठक होनी है, कल जो क्वाड की बैठक होनी है, उस बैठक के पहले ये द्विपक्षीय वार्ता ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ, वहीं जापान के प्रधानमंत्री के साथ ये बेहद अहम है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि क्वाड से पहले ये बैठकें और अहम हो जाती है, क्योंकि ये द्विपक्षीय वार्ता है, 1-to-1 मीटिंग होंगी प्रधानमंत्री की दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों के साथ। अब मैं आपको जो बता रही हूं वो बता रही हूं कि कैसे आज भारत ने जिस अग्नि परीक्षण की खबर हमने रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाई, वो कैसे अग्नि भारत की उस शक्ति को और बढ़ा रहा है, जिस शक्ति की वजह से आज दुनिया में भारत का लोहा माना जा रहा है। मैं आपको अग्नि के बारे में बता रही हूं क्योंकि ये देश की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। और ICBM यानी भारत वो 8वां देश बन गया है जिसके पास अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यूएस, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के पास ICBM है, उत्तर कोरिया, इजराइल के पास भी ICBM है। अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी क्या? 5000 से तकरीबन 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की होती है और ये न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे कहते हैं ICBM, यानी कि न्यूक्लियर किसी तरह से हथियार आपको कहां तक आप उसको फेंक सकते हैं या उसका प्रभाव हो सकता है, वो इस मिसाइल की मारक क्षमता से साफ पता चलता है। टारगेट के लिए, न्यूक्लियर टारगेट्स के लिए इसे लॉन्च किया जा सकता है और देश में कहीं भी आसानी से इसे तैनात किया जा सकता है। ये जो मैं आपको अपने साथ ये दिखा रही हूं, ये दिखाता है कि भारत में कहीं भी अगर इसे आप तैनात करेंगे तो कौन कौन से देश इसकी जद में आ सकते हैं। और इसीलिए ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के परीक्षण को लेकर एक खलबली सी मची हुई है, खासकर उन देशों में जिनमें भारत के बढ़ते प्रभाव को लेकर एक डर है। और इसीलिए ये मारक क्षमता आपको दिखा रही है, वो सारे देश इसकी जद में आते हैं क्योंकि इसकी मारक क्षमता 5000 से तकरीबन 8000 किलोमीटर की रेंज होती है। अफ्रीका, यूरोप के देश और चीन भी इसकी जद में है और इसीलिए आज अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण हुआ है, अग्नि 5 का ये परीक्षण को लेकर एक तरह की बौखलाहट मची हुई है। मैं मेजर जनरल GD बख्शी आपके पास आ रही हूं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ अमेरिका दौरा, एक तरफ जो बाइडेन से मुलाकात, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ मुलाकात और दूसरी तरफ अग्नि 5 का परीक्षण भारत के बढ़ते कद को दिखाता है। मेजर जनरल GD बख्शी। बेशक बहुत अच्छी तरह से दिखाता ही नहीं, अंडरलाइन करता है और मैं समझता हूं इसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है कि हमारे प्रधानमंत्री UN जनरल असेंबली को एड्रेस कर रहे होंगे, क्वाड की मीटिंग हो रही होगी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलेंगे, आज कमला हैरिस से मिल रहे हैं, कल क्वाड की मीटिंग हो रही है, 1-on-1 मीटिंग हो रही है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये बहुत अहम समय है जबकि एक क्लियर मैसेज दे दिया जाए, खासकर भारत के दुश्मनों को, खासकर चीन को, पाकिस्तान को, तुर्की को, तालिबान को और दुनिया भर में जो भी भारत के ऊपर बुरी नज़र से देखना चाहता है कि उसको सौदा महंगा पड़ सकता है। भारत के पास वो क्षमता है कि अपने दुश्मनों के चकनाचूर कर सकता है, वो ध्वंस कर सकता है, निस्तनाभूत कर सकता है भारत। और इसके जब आपने अभी रेंज आम दिखाई, 5 से 8000 किलोमीटर रेंज, मतलब चीन की राजधानी बीजिंग से लेकर बाकी सारे शहर इसकी जद में आते हैं, तुर्की तक इसकी जद जाती है, यूरोप तक जाती है इसकी जद। हमारी जहां भी जो दुश्मन हैं उनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भारत के ऊपर बुरी नज़रों से देखना, भारत के ऊपर आक्रमण करना बहुत महंगा सौदा पड़ सकता है। ये जो मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जी, रोड मोबाइल है, ये मतलब कहीं से भी भारतवर्ष में इसको ले जाके फायर किया जा सकता है।
फायर करने के पहले और बाद ही अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है, ताकि कोई इसके ऊपर फर्स्ट स्ट्राइक में बर्बाद नहीं कर सकता। सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, मतलब लिक्विड फ्यूल मिसाइल को तैयार करने में बहुत घंटे लग जाते हैं, लिक्विड फ्यूल फिलअप करना पड़ता है। इसमें ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्च ऑन वार्निंग हो सकता है ये मिसाइल। और जैसा आप बता रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी जी, मल्टीपल वॉरहेड्स की भी कैपेबिलिटी है जी। मैं एक बार अपने दर्शकों को जरा समझा देती हूँ इन कंपैरिजन। जैसा आपने कहा कि चीन और भारत और पाकिस्तान के पास जो क्षमताएं हैं उसको जरा अपने दर्शकों को समझा दे, क्योंकि हम अग्नि 4 अग्नि 5 की बात कर रहे हैं। और अग्नि 4 जो कि 4000 किलोमीटर मारक क्षमता रखती थी, जैसा आपने बताया। चीन के पास DF-31 है जिसकी 8000 किलोमीटर मारक क्षमता थी, ये मैं आपको पिछली जनरेशन बता रही हूं। अब वहीं गौरी 2 जिसकी 2300 किलोमीटर मारक क्षमता थी। लेकिन इसके बाद अब अग्नि 5 की जब हम बात करते हैं, 5000 से तकरीबन 8500 किलोमीटर की मारक क्षमता, यानी 5000 से 8500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बता रही हूं कि किस तरह से जो शाहीन है उसकी रेंज 2500 किलोमीटर की, और जो चीन की मिसाइल है यानी कि हम जिसको जैम 41 कह रहे हैं उसकी रेंज तकरीबन 12000 किलोमीटर की है। तो हर चीज का बढ़ता हुआ कद हमेशा तुलना में होता है, और इसीलिए हम बता रहे हैं कि भारत के लिए कितनी बड़ी शक्ति है इस वक्त, क्योंकि इसको लेकर किस तरह एक झुंझलाहट है चीन के अंदर, क्योंकि उसे पता है कि ये जो मिसाइल परीक्षण कर रहा है भारत, ये उसकी जद में मुझे लगता है चीन के अमूमन हर एक शहर होगा, कोई ऐसा शहर नहीं है जो चीन का जो इसकी जद में ना हो। और यही सबसे ज्यादा वजह बन रही है चीन की तिलमिलाहट की। मैं एक और बड़ी खबर बताऊं आपको, जो बड़ी खबर यूएनएससी से जुड़ी हुई है, चीन से जुड़ी हुई है और तालिबान से जुड़ी हुई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने मांग चीन की खारिज कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, तालिबान नेताओं के लिए छूट मांगी गई थी। अब चीन ने यूएनएससी में तालिबान नेताओं के लिए छूट मांगी कि उन्हें, चीन ने मांगा था 180 दिन की यात्रा छूट, यानी कि 180 दिन उन्हें यात्रा करने दी जाए। लेकिन दुनिया ने इस मांग को खारिज कर दिया है, क्योंकि तालिबान नेताओं की यात्रा पर इस वक्त प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी वो यात्रा नहीं कर सकते। और उसी वजह से ये छूट मांगी थी तालिबान नेताओं के लिए चीन ने, लेकिन उस पर एक तरह से रोक लगा दी है यूएनएससी ने। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता रही हूं। मैंने चीन की तिलमिलाहट का जिक्र किया, और चीन तिलमिला इसलिए रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि अग्नि 5 जो एक मारक क्षमता जिसकी 5000 से 8000 किलोमीटर की है, उसकी जद में चीन का हर शहर है। और इसीलिए चीन ने किस तरह से उस पर आपत्ति जता दी है। अग्नि 5 से किस तरह से चीन की घिघी बन गई, शांति और सुरक्षा का राग अलाप रहा है चीन जैसा देश अब शांति की बात कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत के हाथ में एक मजबूत हथियार है। मोदी बाइडेन की नजदीकी से भी परेशान है चीन की नजर उस मुलाकात पर है जो कल होने वाली है, व्हाइट हाउस में होने वाली है, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। और इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया है कि शांति और स्थिरता बनाए रखने में सभी का हित है। अब सोचिए, एक तरफ अमेरिका और भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात होनी है, दूसरी तरफ चीन को विश्व शांति की पड़ी है। इस वक्त विश्व शांति की बात कर रहा है चीन। सभी पक्ष इस दिशा में काम करें, ये चीन का बयान आया है। भारत ऐसी मिसाइल का विकास नहीं कर सकता, ये चीन कह रहा है। चीन ने याद दिलाया है यूएनएससी का प्रस्ताव 1172 न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली मिसाइल के परीक्षण का विरोध करने की बात है इसमें, और भारत प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यह भी मैं अपने दर्शकों को बताऊं। यानी कोई बाध्यता नहीं है भारत के ऊपर कि वो इसे माने। भारत की बढ़ती ताकत को अमेरिका का समर्थन कहीं मिल रहा है, इसी वजह से चीन तिलमिलाया हुआ है। शाजिया इल्मी, जिस तरह से मैं बार बार ये कहती हूं कि भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात है, लेकिन इस वक्त हड़कंप दूसरे देशों में मचा हुआ है। ये बढ़ती ताकत भारत की बहुतों को परेशान कर रही। बिल्कुल, और कभी कभी मिसाइल के बारे में बात करने की जरूरत होती है, कभी कभी मिसाल बनानी पड़ती है, तो ये भारत दिखा रहा है। आप देखिए जिस तरह का सूरत हाल है, जो बैकड्रॉप रहा है हमारा सामरिक दृष्टि से, मुझे लगता है सारी जितनी भी यात्राएं प्रधानमंत्री जी की रही हैं, उन सब में से सबसे ज्यादा अहम ये यात्रा रहेगी।
और जो एक विस्तारवादी चीन का रवैया हम देख रहे थे और एक निरंकुश पाकिस्तान को हम देख रहे थे, उस पर रोक लगाने में सबसे ज्यादा आसानी मुझे लगता है इस सूरत हाल इस दौरान होगी, क्योंकि भारत को बहुत कम काम करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। जैसे कि आपने अभी भी बताया, जैसे कि कल हमने देखा कि सार्क के देशों ने ही मना कर दिया कि सार्क की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो उसमें जब पाकिस्तान की जो इंसिस्टेंस था कि तालिबान की मौजूदगी जरूरी हो, बजाय ये कि जो पुराना रिप्रेजेंटेटिव था अशरफ गनी की सरकार का वो उसको होना चाहिए, लेकिन ये नाकाबिले मंजूर था पाकिस्तान को, लेकिन वो पूरी की पूरी मीटिंग ही कैंसिल हो गई। वैसे आप देखिए किस तरह से चीन लॉबिंग कर रहा है इस वक्त, और बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि चीन इतना बड़ा मुल्क, इतनी माइट उसकी, और उसको तालिबान की यात्रा के लिए और 180 दिन की छूट के लिए इस तरह से लॉबी करना पड़ रहा है। मतलब अपने आप में काफी शर्मनाक है। अगर आप सोचें कि क्या चीन है, उसकी जो मिलिट्री सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर वो जिस तरह से है, उसको ये सब करना पड़ा है। इसको एक अलग तरीके से भी टेरर रजीम के लिए, क्योंकि वो जो लोग हैं वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। वो कैबिनेट जो है वो टेररिस्ट कैबिनेट है, बिल्कुल। और मैंने सुना ये भी हाल में कि वो अंडर रिव्यू है। तो देखिए वो जो टेररिस्ट सरकार जो है रिव्यू पर हो सकती है। मैं एक बड़ी बात पूछना चाहती हूँ हमारे साथ, वो तो रिव्यू पे हो नहीं सकता ना। शासिया, मेरे साथ सीधे अमेरिका से पॉलिटिकल कमेंटेटर पूर्णिमा नाथ जुड़ रही हैं। मिनिस्टर जो हमारे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग विकेट पर है। मैं एक बार पूर्णिमा जी के पास जाना चाहती हूँ, एक बार शाजिया, क्योंकि जो बात शाजिया इल्मी कह रही हैं पूर्णिमा नाथ, कि एक तरह से जो आप स्पोक्स पर्सन बन गए तालिबान की, लेकिन यहाँ पर एक चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर क्या नजर आ रहा है पूर्णिमा जी आपको? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान जो एक समय पर तथा कथित रूप से अलाइन था अमेरिका के साथ, लेकिन आज चाइना और अब तालिबान के साथ एक नेक्सस बनाए हुए है। अमेरिका के लिए इस वक्त भारत जरूरी नहीं मजबूरी है, आप कहेंगी? भारत को साथ रखना इज मैंडेटरी। जी, भारत इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, सबको पता चल गया है। अभी जो बाइडेन, ओबामा और कमला हैरिस की जो टोन था इलेक्शन से पहले, कश्मीर के साथ दिया है, सेपरेटिज्म के साथ दिया है, इंडिया के अगेंस्ट चले गए हैं। अभी टोन थोड़ा चेंज डेफिनेटली होगा। जो बाइडेन के ऊपर बहुत प्रेशर है इंटरनली। अफगानिस्तान का जो केओस उन्होंने किया है, $85 बिलियन वर्थ ऑफ वेपनरी वहां पे छोड़ के आए हैं। ये इतना बड़ा ब्लंडर, ये तो आई डोंट थिंक इट्स अनप्लान्ड। ये जो सडन केओस क्राइसिस क्रिएट किया है रेफ्यूजी का यहाँ पे, इंक्लूडिंग अमेरिका, आई डोंट थिंक इट्स अनप्लान्ड। ये ओवरऑल एक क्राइसिस किया है। सो यहाँ पे रेफ्यूजी एक बढ़ाया जाए, क्योंकि इलेक्शन से पहले उनका गोल था कि 700% इंक्रीज करेंगे रेफ्यूजी इनटेक। तो ऐसे तो नहीं कर सकते। अभी अफगानिस्तान को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, हमें न्यूज मिल रहा है चाइल्ड ब्राइड को लेके आ रहा है। अफगानीज यहाँ पे लोगों को मोलेस्ट कर रहे हैं, अफगानीज यहाँ पे लोगों के साथ रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब अभी हमारे बैकयार्ड में होने लगा है। तो ये अब अमेरिका बोलो या एशिया बोलो, मिडिल ईस्ट बोलो, सब तो सेम हो चुका है। इट्स वेरी डेंजरस जो हो रहा है। और चीन का मतलब कुछ नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को यूज करना चाहते हैं इंडिया के अगेंस्ट। उनको पता है इंडिया इज इम्पोर्टेंट, उनको पता है इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है। जहाँ पे चीन बायो वेपन लेके जाता है पूरा वर्ल्ड में, यहाँ पे इंडिया हैज वर्कड वेरी ब्यूटीफुली एंड ब्रिलियंटली एंड वर्कड एज ए वर्ल्ड पीस मेकर। आपने जो बात कही है पूर्णिमा, आपने जो बात कही है, मैं प्रोफेसर कुमार, अमेरिका जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जो मौजूदा स्थिति है, उसमें वो भारत की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में, और मैं क्षेत्र क्यों कहूं, पूरी दुनिया में एक ऐसा देश जो वॉर ऑन टेरर में सबसे बड़ा पार्टनर हो सकता था। आपने पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सबसे बड़ा पार्टनर आपका शुरू से भारत ही रहा है। अब तालिबान के मामले पर भी
देखिए सुचारिता जी, ये जो चेंज आ रहा है इसका एक सबसे बड़ा सबूत मैं आपको बताऊं क्या है जी। हमेशा मोदी जी की विजिट से पहले अमेरिका में बड़े बड़े ये जो अपने आप को लिबरल बताने वाले हैं और ये जो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये उनके खिलाफ जो है लगातार बड़े बड़े हिंदुस्तान के और मोदी जी के खिलाफ अखबारों में छापते थे जी, प्रोपेगेंडा करते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स में, टाइम मैगजीन में आर्टिकल डालते थे। आज जब अपने ऊपर पड़ी है, आज जब इनको पता लगा है कि ये तालिबानी कल इनको भी मारेंगे, तो आज ये सब चुप होके बैठे हुए हैं। आज ये चुप होके बैठे हुए हैं और अमेरिका ये रियलाइज कर चुका है, देर आए दुरुस्त आए, कि इतने साल तक पाकिस्तान को देखने के बाद पाकिस्तान का डबल एटीट्यूड, चाइना का डबल एटीट्यूड जो जिनपिंग उस दिन बोले हैं वहां पे यूएन के अंदर, आप ये देखिए ना कि हम डेमोक्रेसी के लिए हैं, अपनी कंट्री में तो डेमोक्रेसी देंगे नहीं, हम फ्रीडम के लिए हैं, अपनी कंट्री में तो फ्रीडम देंगे नहीं। तो क्या अमेरिका जानता नहीं है ये कि क्या हो रहा है? तो इसलिए ये एक बड़ा बदला हुआ समय है और इस बदले हुए समय में जो हमारे प्रधानमंत्री लगातार पिछले 7 साल से कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एक होना पड़ेगा, अगर अमेरिका और रशिया ये सारे वो गलती करते हैं तो कल को इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है जीडी बख्शी सर, मुझे लगता है पूर्णिमा जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारत ने अपने आप को इस मौके पर कंडक्ट किया है ना, एक तालिबान को लेकर चाहे स्टैंड हो या फिर आतंकवाद को लेकर स्टैंड हो, हमने अपनी क्षमताएं जरूर बढ़ाई हैं लेकिन आतंकवाद पर हमेशा दो टूक दी है। वो अमेरिका की आज की पॉलिसी में वो पूरी तरह से फिट होता है। देखिए, भारतवर्ष में भी बड़ी चैं चैं शुरू हुई थी जब तालिबान ने फतेह का झंडा फहराया अपना काबुल पे कि साहब हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहिए, रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए तालिबान को, इनके साथ डील करना ही पड़ेगा, तालिबान तो अब वहां की रियलिटी है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन भारत ने एक बहुत प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया, वी विल नॉट टॉक विद टेरर, हम टेरर को मान्यता नहीं देंगे। ये क्या सरकार है काबुल में? ये तो एक ड्रग सिंडिकेट है, एक क्राइम, ये माफिया है, एक टेररिस्ट, ये गढ़ है साहब, इसको कौन जो है मान्यता देगा? और देखिए भारत का टफ स्टैंड आज पूरी दुनिया दुम हिलाकर उसी के पीछे आई है। किसी देश ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी, ना चीन ना पाकिस्तान, सबसे बड़े हितैषी तालिबान के वो भी दुम दबा के बैठे हैं अपनी, क्योंकि पूरी मुझे लगता है कि सारी जीडी बख्शी सर, सारी निगाहें इस वक्त प्रधानमंत्री की इस बैठक पर इसी वजह से भी है क्योंकि प्रधानमंत्री अफगानिस्तान पर खुलकर कह चुके हैं कि आतंकवाद के लिए कोई भूमि का इस्तेमाल ना हो और लोगों के हितों की आवाज सर्वोपरि हो। अब जब जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे या उससे पहले आज कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे तो किस तरह का एक संवाद निकल कर आएगा उस पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं आप सभी का महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त है।